बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। आज मंगल का दिन शुरू हो गया है। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुँच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीज़न्स भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक़ के अंदर लड़ाई, इन चीज़ों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैंने फेक न्यूज़ में पढ़ा कि मुआहदा करने के लिए मैं दबाव में हूँ। मैं बिल्कुल दबाव में नहीं हूँ और ये सारा कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। वक्त मेरा दुश्मन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि जो मुआहदा मैं करना चाहता हूँ ईरान के साथ वो जल्द हो जाएगा, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूँगा मैं ईरान के साथ। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया और बताया कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में आज जाएंगे। अब मंगल का दिन है, जेडी वेंस कहाँ पे हैं उनके बारे में खबर आती है अमेरिका से, और ख़बर ये बताती है कि जेडी वेंस का तैयारा भी तैयार है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त तेहरान की जानिब से इशारा मिले और ईरान के इशारे के बाद वो रवाना हो जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद की जानिब, और जाकर मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएं। जो जेडी वेंस आखिरी खबरें आने तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक जो इतलात मैंने देखी हैं, उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू नहीं किया और वो इंतज़ार कर रहे हैं ईरान का। अब ये हालात पैदा हो गए कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जल्दी कर रहा है, वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहता है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए। ईरान की जानिब से लगातार जो बयानात आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर आप बाकर कालिबाफ का बयान देखें तो उन्होंने जो हालिया स्टेटमेंट दिया, या जो इराक़ची ने हालिया स्टेटमेंट दिया, या ईरानी सदर ने, वो सारे मिलते जुलते हैं। पहले ईरानी सदर को देखते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर से कबल ईरानी सदर ने यह कहा कि ईरान कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ईरानी कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी हुकूमत के हवाले से गहरा तारीखी अदम एतमाद पाया जाता है जो अभी भी मौजूद है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर कायम होती है। अगर आप वादे तोड़ेंगे, जंगबंदी के वादों की खिलाफ वर्जी करेंगे और धोखा देंगे तो फिर बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे एक तलक पैगाम देते हैं। वो ईरान के हथियार डालने के ख्वाहिशमंद है कि ईरान अपने हथियार फेंक दे। इराक़ची ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब के साथ भी उन्होंने टेलीफोनिक बात की है, उनके स्टेटमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका के हवाले से तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर आइंदा के लाएअमल का फ़ैसला करेगा। और ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कह दिया है कोई इतनी जल्दी नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे जाके हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें। और रीज़न वो ये बताते हैं कि एक तो जो नाकाबंदी की गई है पूरे खित्ते की, आबना हुर्मुज़ की चारों तरफ से अमेरिका की जानिब से, वो कहते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। ये जो नेवल एक ब्लॉकेज डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसके ऊपर ईरान मजम्मत कर रहा है। वो कह रहा है जी इसकी मौजूदगी में ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए बता भी दी है और डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा भी दिया गया। 2 मशवरे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। एक मशवरा ये दिया है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा अगर आप ब्लॉकेज जारी रखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि आप ब्लॉकेज ख़त्म करें। दूसरा मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने यह दिया है कि आप अवामी सतह के ऊपर जो सख्त बयानात देते हैं ईरान के बारे में, वो बयानात भी आप ना दें।
क्योंकि ईरान जंग नहीं हारता तो जंग का तासुर भी नहीं हारना चाहता। ये भी ईरान के लिए एक बड़ा इशू है। और अमेरिका के लिए इशू ये बन गया है कि दुनिया की वो जगह जहाँ पे वो पहले बहुत मजबूत था, उससे बहुत फ़ायदा होता था, वो भी उसके हाथ से निकल रही है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बताती है कि बहरीन में, इंडोनेशिया में और अज़रबैजान में अमरीकी मफादात का नुकसान हुआ। बहरीन में अवामी राय बहुत तेज़ी से तब्दील हुई है और वो ईरान की तरफ झुकाव उसका बढ़ रहा है। इसी तरह जो है इंडोनेशिया में ईरान की हमायत बढ़ी है, अमेरिका की मुखालफत बढ़ी है। अब इंडोनेशिया इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस के ज़ेर इंतज़ाम चलने के लिए वो एक फ़ौज भी दे रहा था, जिसे स्टेबलाइजेशन फोर्स कहते हैं, कि हम एक फ़ोर्स देंगे, फ़ौजी भिजवाएंगे। अब वहाँ पे वो दबाव है, वो भी मामला ख़राब हो गया। तीसरा जो अज़रबैजान है, वो ईरान की ड्रोन सलाहियत और जो मजहबी असरात हैं, क्योंकि अज़रबैजान मुसलमान मुल्क है और वहाँ पे ज़्यादा तादाद में अहले तशी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक नुकसान अमेरिका को हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इसराइल अपने तेल की ज़्यादातर ज़रूरत अज़रबैजानी तेल से पूरी करता है। ये शायद आपको नहीं पता। और इसराइल को ये तेल फराहम करता है तुर्की। 2 ममालिक से इसराइल को तेल जाता है, जिससे इसराइल के मामला चलते हैं और इसराइल को बहुत फ़ायदा होता है। तो इसराइल की एनर्जी की ज़रूरियात 2 मुसलमान मुल्क पूरी करते हैं और तीसरा मुसलमान मुल्क तुर्की है, जो इसराइल की तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मदद फराहम करता है। यानी चाहे वो बासफोरस हो, चाहे वो तुर्की में से गुजरने वाली पाइपलाइन हो, कुछ भी हो, इसराइल की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो तुर्की के ज़रिए से पूरी होती हैं। तो तुर्की, आप देखते हैं अक्सर वो ज़बानी जमा खर्च चलता रहता है, इसराइल तुर्की के ख़िलाफ़, तुर्की इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन ये आपस में जंग नहीं करते। तुर्की की क़यादत इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त तरीन बयानात दे के अपनी आवाम के अंदर मकबूल होती है। इसी तरह जो इसराइली क़यादत है, वो तुर्की के ख़िलाफ़ सख्त तरीन बयानात देकर अपनी आवाम में मकबूल होते हैं। और दोनों आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे का मफाद भी देखते हैं। आप देखें ना कैसे वो जो पाइपलाइन है वो वहाँ से गुजरती है और तुर्की में से सारा तेल जाता है, गैस जाती है, जो इसराइल को चाहिए वो तुर्की में से गुजर कर मिलता है। एक फैक्ट था, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह जो है वो एक और स्टेटमेंट भी है और वो कालीबाफ का है। वो कहते हैं जी आप, ये इस तरह नहीं होता कि आप जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करें और धमकियों के साए के अंदर मुज़ाकरात करें, तो हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये अब ईरान का जवाब है। देखिए, इसमें एक चीज़ जो मुझे लगती है ना, ईरानी इस दफ़ा बड़े सीरियस हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन पर कोई हमला ना हो जाए। लास्ट टाइम के हवाले से भी ये बताया गया कि उन्होंने अपने बहुत सारे प्लान तब्दील किए थे। जब वो वापस गए तो वो अलग एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से उन्होंने अलग तरीके से सफ़र किया। तो ईरानी ये खदशा उनको है कि हमारी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ईरानी क़यादत को बार बार निशाना बनाया गया। अमेरिकन को भी ये खदशा रहता है, लेकिन खित्ते में अमरीकी हथियार इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि उनका कंट्रोल खित्ते पे बेहतर है। लेकिन ईरान का कम से कम अपने मुल्क में और आबने हुर्मत में तो अच्छा कंट्रोल है। और ये छेड़ बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आबने हुर्मत को कैसे खुलवाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी मीडिया के भी बहुत सख्त खिलाफ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक जंग जीत रहा हूँ, बहुत बड़े फ़र्क से जीत रहा हूँ, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी फ़ौज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अगर आप जाली खबरों को पढ़ें, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम, या बिल्कुल ही ख़राब और घटिया वॉल स्ट्रीट जर्नल, या अब तकरीबन ख़त्म हो चुका वाशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका के 3 टॉप के इदारे हैं, तो कहते हैं फिर आपको लगेगा कि आप जंग हार रहे हैं। दुश्मन उलझन में है, क्योंकि वो भी यही मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनकी फ़ज़ाइया अंधेरे रनवेज़ पर चली गई है और उनके पास कोई एंटी मिज़ाइल या एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम नहीं बचा। उनके साबका रहनुमा ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि नाकाबंदी, जिसे हमने इस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती, ईरान को बुरी तरह तबाह कर रही है। अब यहाँ अमेरिका के टॉप मीडिया को बुरा बुरा कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वो जब तक डील नहीं हो जाती तब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा, और $500 मिलियन का वो रोज़ाना नुकसान भी उठा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहाँ मीडिया आज़ाद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि वहाँ की जो अदालतें हैं ना वो आज़ाद हैं। नाज़रीन, अल अरेबिया ने एक खबर दी है और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी में मज़ीद 2 हफ्ते की तौसीए की दरख्वास्त की है। अब ये जो तौसीए की दरख्वास्त है, पिछली मरतबा जब की तो इसमें ड्राफ्ट वाला रोला पड़ गया था कि वो ड्राफ्ट वाला लफ्ज़ जो आ गया था, वो मैंने आपको खबर दी थी, बड़ा लोगों ने रोला डाला, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सारे चुप कर गए जब अमेरिकन अखबारात ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था और गलती से वो पहली लाइन मिटाना भूल गए थे। जो उन्हें दिया गया उन्होंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि दोबारा पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि आप मज़ीद जंगबंदी में तौसीए करवाएं। तो एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारी हतमी मरहले में है कि जनाब हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ से जो ईरान की शमूलियत है उस पर सवालात खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात एक मरतबा फिर हो जाएंगे। ईरानी मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, वो टेबल के ऊपर आने से नहीं घबराएंगे। वजह यह है कि उनकी मुज़ाकरात करने की सलाहियत भी दुनिया ने देखा कि बेहतरीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वेंस ने खुद उनकी तारीफ़ की कि वो ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है। और अब तो ईरान पूरी तैयारी के साथ आएगा। पहले लबनान में जंग का मामला था, वहाँ जंगबंदी नहीं हो रही थी और अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। गाज़ा में जंगबंदियाँ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और बार बार हो रही हैं। और दूसरा, अमेरिका ने खुद नाकाबंदी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की एक जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है। पाकिस्तान ने एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात भी हुई है और वो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये यकीन दिलाया है या ट्रंप को ये यकीन दिलाया है कि ईरान ज़रूर मुज़ाकरात में आएगा भी और ईरान कुछ चीज़ों में लचक भी दिखाएगा, लेकिन अमेरिका को भी कुछ चीज़ों में लचक दिखानी पड़ेगी। तो क्या ये लोग एक अच्छी डील बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग। अमेरिका में उसको बहुत नुकसान हो रहा है। 63% लोग तो वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। जो बाकी बचे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को भी लड़ाई में जीतना पड़ेगा हर हाल में, और अगर डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई से पीछे हट जाता है बगैर कोई फेस सेविंग लिए हुए या कोई भी बड़ी वॉर ट्रॉफी उठाए, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाता है, तो ऐसी सूरत में बाकी लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल जाएंगे। तो ट्रंप अमेरिका में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल हो जाएगा और उसके लिए जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जीतना एक ख्वाब बन जाएगा। फिर अमेरिकी जंगी मशीनरी के ऊपर बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं और ये सवालात न्यूयॉर्क टाइम ने उठाए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो जंग हुई है इसने अमेरिका को कुछ सबक दिए हैं। ख़ास तौर पे ये सबक दिए हैं कि अब बमबार तैयारे और तैयारा बरदार जो बहरी बेड़े अमेरिका के थे वो उतने बाअसर नहीं रहे जितने माजी में हुआ करते थे। ईरान से लड़ाई में अमेरिका को बहुत सबक मिला है कि अमेरिका के हथियार अब वो काबिलियत नहीं रखते। जदीद दौर में उन्हें लड़ने की स्ट्रेटजी और हथियारों की हिकमत अमली को बदलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैंक्स अब वो चीज़ नहीं रहे जो माजी में होते थे। एक ड्रोन के मुकाबले में 10 टैंक भी काम नहीं कर सकते। तो ईरान ने बड़ी जदीद लड़ाई लड़ी है कम वसाइल के साथ, और अमेरिका के हथियार बहुत ज़्यादा थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन जदीद लड़ाई में अमेरिका की हिकमत अमली ईरान से बेहतर नहीं थी। और ये बात तमाम अमरीकी अखबारात और तमाम अमरीकी मीडिया तस्लीम ना सिर्फ कर रहा है बल्कि वो उसको छाप रहे हैं। इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में भी है। ईरान ने कुछ अमरीकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हासिल कर लिए हैं, ये भी खबर आई है और ये इंटरनेशनल मीडिया पे आई है। देखिए, अमेरिका ने, जब आप इतने सारे मिसाइल मारते हैं हज़ारों की तादाद में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ब्लास्ट नहीं होते, जो मिसाइल फटते नहीं हैं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा हुआ कि टॉम हॉक मिसाइल्स, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका ने चलाए अफगानिस्तान में, उनमें कुछ जो है वो बलूचिस्तान में गिर गए, तो वो पाकिस्तानियों ने और चाइनीज़ ने काबू कर लिए। तो नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया को ये बताया था बरतानिया में खड़े होकर कि हमने अमरीकी हथियारों को काबू किया और फिर हमने उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और फिर हमने टॉम हॉक मिसाइल की तर्ज के ऊपर अपने मिसाइल बना लिए। ये नवाज शरीफ ने, साबिक वज़ीर आज़म ने, पूरी दुनिया को बताया था लंदन में खड़े होकर। तो इसी तरह अब ईरान के पास भी अमरीकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हालत में मौजूद हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की बेहतरी में अब वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये भी अमेरिका के लिए एक पंगा। तो ये लड़ाई बहुत सारे हवालों से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, इसराइल के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि खित्ते में इसराइल ने रहना है और लड़ाई इसराइल की ईरान के साथ होनी है। अमेरिका तो इस लड़ाई से अब निकलेगा तो अमेरिका सोच समझ के ही दोबारा आएगा, तो इस लड़ाई में आएगा, वरना अमेरिका के लिए मुश्किल है।
क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हो रहा है या उनकी मकबूलियत जिस तरह गिरी है, या इस जंग में अमेरिका जिस तरह एक्सपोज हुआ है, अमेरिका की चौधराहट जैसे ज़ाया हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी सदर इस चक्कर में दोबारा नहीं पड़ेगा। एक सेनेटर है अमेरिका में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की करप्शन पर, और इस जंग के दौरान जिस तरह वो पैसा बना रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। सेनेटर जॉन ओसोफ, इन्होंने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बारे में बयान दिया। वो $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर हैं। ये उन्होंने कहा कि जेरेड कुशनर $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर है, और अब वो बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सफारतकारी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल इसी वक्त वो अरब दुनिया के शहजादों और शेखों से मज़ीद अरबों डॉलर मांग रहे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आम अमरीकी सफ़ीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अरबों डॉलर का मुतालबा करे? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। और इस खेल में सिर्फ जेरेड कुशनर ही शामिल नहीं है। एरिक, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बेटा है, और डोनाल्ड जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बेटा है, इनकी जुज़वी मल्कियत वाली एक कंपनी इस जंग के दौरान खलीजी रियासतों को अपने ड्रोन इंटरसेप्टर्स, यानी ड्रोन को मार गिराने वाला निज़ाम फ़रोख्त करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने कभी इतनी बड़ी करप्शन को छुपाने की इतनी मामूली कोशिश भी नहीं देखी। यानी इसको करप्शन करार दिया जा रहा है। अमेरिका में अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने इस लड़ाई से भी पैसा बनाया है। कुछ और चीज़ें भी अमेरिका में सामने आई कि एक सट्टा होता है, जैसे ही लड़ाई फैलने लगती है तो एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं, और जैसे ही ये स्टेटमेंट आते हैं कि अब लड़ाई जो है वो रुक जाएगी तो कीमतें नीचे जाती हैं। इन कीमतों के उतार चढ़ाव में भी अरबों डॉलर बनते हैं, और इस खेल के अंदर कुछ लोग शामिल हैं जिनके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। शक इस बात पे किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों को पता होता है कि ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, और ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो आलमी सतह पे एक सट्टा हो रहा है, और उस सट्टे के जरिए से भी पैसा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, अब एक आखिरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जनाब बाजोड़ से रुकन सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। इन्होंने बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात की है। मोहम्मद फ़हीम साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। और रुकन असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाजोड़ से रुकन है। वो ये कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन ज़िला बाजोड़ की तहसील खार में सिक्योरिटी फोर्सेस स्पॉन्सर लोगों ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की बिना पर एक गांव पर छापा मारा, और वहां पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, और इस छोटे बच्चे को अपनी माँ की गोद में शहीद कर दिया। इसके साथ साथ इस गांव के जितने घर थे, इन सब में जितना कुछ मौजूद था, इसे माले गनीमत के नाम पर ले गए, जिसमें सोना, नकदी और कपड़े वगैरह भी शामिल थे। इसकी तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। सैयद बादशाह के घर से 2 तोले सोना और 72,000 रुपये भी ले गए। फजल हयात के घर से 1 लाख रुपए साथ ले गए, और उसके साथ साथ घरों से कपड़े भी ले गए। इसके बाद अहदाफ भी हासिल नहीं किए गए। वहाँ लोगों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पर इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे और अहलकार मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ कपड़ों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। इसके अलावा हमारे इलाके छोटे मामूद में मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ रोज़ाना लाशें उठाना मामूल बन गया है। इस पूरे ऐवान को पता है कि जून 2025 में बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया, इलाके क्लियर किए गए, लोग भी बेघर हुए, खैमों में जाकर रहे, लेकिन इसके बावजूद क्लियर इलाकों में दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं और तलाशी ले रहे हैं और मार्टर गोले फायर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 1 साल में अभी तक वो इलाका क्लियर नहीं हो सका। ये बड़ा अलार्मिंग है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ये छापे मारती हैं या एक्टिविटीज़ करती हैं और इसके अंदर लोगों का सामान उठा कर ले जाए, या आम लोगों का कत्लेआम हो, या बच्चे शहीद हो जाएं, ये वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। इनकी फ़ौरन इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान का स्टेटमेंट है। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पे तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये हरकत की है। एक चीज़ नाज़रीन मैं जाते जाते आपको बताऊँ, पाकिस्तान में ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो गया है। ये बज़ाहिर तो बहुत सीनियर लोग हैं पाकिस्तान की मीडिया में, मैं हैरान होता हूँ कि इनको हो क्या गया। अच्छे खासे थे, कभी कभी ये कहते थे कि ये ख़िलाफ़ है इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर, लेकिन आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश करने में इन सहाफ़ियों ने कमाल कर दिया।
ऐसा सख्त मुकाबला चल रहा है, मैं क्या इनके नाम लूँ, इतने सीनियर लोग हैं। कुछ के चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं, कुछ के बाल सफ़ेद हैं, कुछ ने दहाइयाँ गुजार दी मीडिया में। मुझे तो अब शर्म आती है कि ये हमारे मीडिया के अंदर हमारे सीनियर इस तरह के लोग निकले। कोई एक जूता पॉलिश कर रहा है, कोई दूसरा जूता पॉलिश कर रहा है, किसी ने तस्मे मुंह में दबाए हुए हैं। देखें, बतौर इदारा फ़ौज को तहफ़्फ़ुज़ अगर आप देना चाहते हैं तो फ़ौज हमारे टैक्स से चलती है, वो आप करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। यानी मेरा भी ये मानना है कि फ़ौज को नुकसान नहीं होना चाहिए और फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन इसका आगाज़ कौन करता है? इसका आगाज़ वो क़यादत करती है, फ़ौजी क़यादत, जो फ़ौज को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। जब आप गन डालेंगे, गैर कानूनी गैर आइनी हरकतें करेंगे, जब आप मुल्क को तबाह करेंगे और फ़ौज के पीछे जाकर छुप जाएंगे, तो आपको जब लोग जवाबी हमला करेंगे तो आप तो फ़ौज के पीछे जाकर छुपे हैं ना, फिर फ़ौज का नुकसान होता है। तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता। अब वो फ़ौज की अगर कोई तारीफ़ करता है या फ़ौज को बचाने की कोशिश करता है, मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में वो इतना कोई बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन जर्नैलों के जूते पॉलिश करने में तो कमाल कर दिया हमारे इन सहाफ़ियों ने, मैं हैरान हो गया हूँ। और ये बात जर्नैलों को भी सोचनी चाहिए, यानी आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि उनके इक़दामात का बोझ जाकर फ़ौज, बतौर इदारा फ़ौज पे पड़ता है। जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है या अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, जबरी तौर पे लापता किया जाए, सियासत में मुदाखलत की जाए, एक्सटेंशन, इस्तिस्ना, जुल्म, बर्बरियत, जबर, जब ये चीज़ें की जाएं तो फिर बतौर इदारा फ़ौज बदनाम होती है। ये आम पाकिस्तानी से ज़्यादा उन लोगों को सोचना चाहिए जो फ़ौज के बेनिफिशरी हैं, जिन्हें फ़ौज ने इतनी इज्जत दी है, इतना मुकाम दिया है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस इदारे ने उन्हें इतनी इज्जत और मुकाम दिया है, वो इस इदारे के लिए कितनी इज्जत कमा रहे हैं या इदारे की बदनामी का बायस क्यों बन रहे हैं, ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं उनका अब क्या कहूँ, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और कई दहाइयों से बिगड़ा हुआ है। जो असल बात है वो ये है कि हमारे सहाफ़ियों ने बेशर्मी का कंबल ओढ़ा हुआ है और धड़ाधड़ जूते पॉलिश कर रहे हैं, मुकाबला चल रहा है उनके अंदर। फ़िलहाल आखिरी इतलात आने तक हमारे एक कॉलम निगार सहाफ़ी वो आगे जा रहे थे और बाकी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तकलीत ने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।